नमस्कार मित्रों, ज्ञानशैल एकेडमी में आप सबका स्वागत है। अपनी हिस्ट्री सीरीज में हम ये पढ़ रहे थे कि किस प्रकार अंग्रेजों ने एक एक करके भारतीय रियासतों को अपने कब्जे में लेना शुरू कर दिया था। अभी तक हमने अंग्रेजों द्वारा बंगाल का अधिग्रहण और अंग्रेजों द्वारा मैसूर की पराजय को देखा था। अब इस लेक्चर में हम अंग्रेजों द्वारा मराठाओं पर विजय को समझेंगे। अंग्रेजों की मराठाओं पर विजय समझने से पहले आइए चलते हैं, पहले एक बार हम मराठा साम्राज्य के एक संक्षिप्त इतिहास को समझने का प्रयास करते हैं। अगर हम मराठा साम्राज्य की बात करें तो जो पहले बहमनी राज्य का जो क्षेत्र था, उसी क्षेत्रों को धीरे धीरे जीतकर शिवाजी ने मराठा साम्राज्य की स्थापना की थी और 1774 में छत्रपति की उपाधि ली थी और इस इलाके में हिंदू पातशाही की स्थापना की थी। देखिए इस मैप में इसी इलाके को जीतकर छत्रपति मराठा साम्राज्य की स्थापना करते हैं और जब शिवाजी अपने राज्य की स्थापना कर लेते हैं तो अपना प्रशासन चलाने के लिए वो अष्ट प्रधानों की नियुक्ति करते हैं। ये अष्ट प्रधान वस्तुतः 8 महत्वपूर्ण अधिकारी होते थे, यानी कि प्रशासन के सबसे महत्वपूर्ण पद होते जिनके ऊपर राज्य का प्रशासन चलाने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण यानी कि सबसे ज्यादा भूमिका होती थी। इन्हीं में जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण पद था वो प्रधानमंत्री का था, जिन्हें पेशवा या पंत प्रधान कहा जाता है। और धीरे धीरे आगे चलकर यही पद बहुत महत्वपूर्ण होता चला गया और एक तरह मुख्य शासक यही बन गए। यह हम अभी आगे देखेंगे कि कैसे पेशवा का पद धीरे धीरे महत्वपूर्ण होता चला जाता है और मुख्य शासक वही बन जाते हैं। अब आगे चलते हैं, देखते हैं जब 1680 में शिवाजी की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद क्या होता है। शिवाजी की मृत्यु के बाद उनके पुत्र संभाजी को औरंगजेब मार देता है। होता यह है कि जब शिवाजी की मृत्यु हो जाती है तो औरंगजेब को ये समझ में आता है कि वो चलकर दक्कन को अब अपने अधिकार में ले सकता है और इसी प्रयास में वो संभाजी जो शिवाजी के पुत्र थे और उस समय छत्रपति थे, उन्हें मार देता है और उनके पुत्र शाहूजी महाराज को ये बंदी बना लेता है। फिर आगे क्या होता है, होता ये है कि संभाजी के जो छोटे भाई थे राजा राम, यानी कि शिवाजी के पुत्र थे छोटे पुत्र, और संभाजी के जो भाई राजा राम जो थे वो छत्रपति बनते हैं। वो अपना संघर्ष जारी रखते हैं, वो जिंजी एक्चुअली भाग जाते हैं जो दक्षिण में है और वहां से अपना संघर्ष जारी रखते हैं। कुछ समय बाद उनकी भी मृत्यु हो जाती है तो उनकी पत्नी ताराबाई इस संघर्ष को आगे ले जाती है। आगे घटना ये घटती है कि जब औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है तो उस समय की जो मुगल सत्ता थी वो साहू जी को रिहा कर देती है। तो क्योंकि ध्यान से देखिए, जो साहू जी थे वो तो कैद में थे, लेकिन औरंगजेब की मृत्यु के बाद इन्हें रिहा कर दिया जाता है क्योंकि मुगल शासन को ये आशा थी कि जैसे ही साहू जी रिहा होंगे वैसे ही साहू जी और उनकी जो चाची थी यानी कि राजा राम की पत्नी ताराबाई के मध्य में उत्तराधिकार के युद्ध को लेकर लड़ाई होने लगेगी। क्योंकि होता भी यही है कि जब साहू जी रिहा होते हैं तो ताराबाई अपने पुत्र शिवाजी द्वितीय की तरफ से उत्तराधिकार की लड़ाई लड़ती हैं और इस तरह मराठा साम्राज्य में घर में ही लड़ाई शुरू हो जाती है। साहू जी और ताराबाई की इस लड़ाई में साहू जी का उस समय के पेशवा ने बहुत ज्यादा साथ दिया था और यही कारण है कि जब साहू जी ये उत्तराधिकार का युद्ध जीतते हैं और छत्रपति के पद पर बैठाए जाते हैं, उस समय पेशवा की स्थिति बहुत अच्छी हो जाती है और उस समय पेशवा होते हैं बालाजी विश्वनाथ। तो ये है पेशवाओं का मजबूत होने की कहानी। यहां से अब हम और देखेंगे आगे कि एक से बेहतर एक पेशवा आते हैं और मराठा साम्राज्य में जो शक्ति थी और भी पेशवाओं की तरफ उसका केंद्रीकरण होता चला जाता है। तो शुरुआत करते हैं बालाजी विश्वनाथ से, जो 1713 से 1720 के बीच में पेशवा होते हैं। उनके बाद उनका पुत्र बाजीराव प्रथम पेशवा बनता है 1720 से 1740। ये वही बाजीराव है जो कहता था कि उसकी रफ्तार ही उसकी पहचान है और चीते की चाल और बाज की नजर और बाजीराव की तलवार पर कभी शक नहीं किया करते, कभी भी आपको मात दे सकती है। जोक अपार्ट, लेकिन बात यह भी है निसंदेह ये भारतीय इतिहास के सर्वाधिक महत्वपूर्ण और बहादुर योद्धाओं में से था, क्योंकि कहा यह जाता है कि 1720 से 1740 के बीच में इसने जितने भी युद्ध लड़े उसमें एक भी युद्ध ये नहीं हारा था। बाजीराव के समय में जो दो महत्वपूर्ण घटनाएं होती हैं वो ये होती है कि एक तो मराठों की जो वास्तविक शक्ति है वो जो छत्रपति की जगह पेशवा में केंद्रित हो जाती है। देखिए इस वीडियो में। आइए आइए बाजी राजे, खुशामदीद, बैठिए। नमस्कार। पहले तो आपसे ये कहना चाहेंगे निजाम जी कि हम कोई राजा नहीं है, केवल छत्रपति शाहू के सेवक हैं। पर लोग तो यही कहते हैं कि मालक छत्रपति है पर चालक तो उनके पेशवा ही हैं। लीजिए। दूसरा, बढ़ते हुए मराठा साम्राज्य पर नियंत्रण बनाने के लिए यानी कि नियंत्रण को सरल बनाने हेतु मराठा साम्राज्य को संघ यानी कि कन्फेडरेसी में बांट दिया जाता है, जिसके अंतर्गत ग्वालियर में सिंधिया, बड़ौदा में गायकवाड़, इंदौर में होलकर और नागपुर में भोसले को मुख्य प्रशासक बना दिया जाता और पुणे में पेशवा तो थे ही।
बाजीराव प्रथम के बाद उनका पुत्र बालाजी बाजीराव पेशवा बनता है, जो 1740 से 1761 के बीच में रहता है। इन्हें नाना साहब भी कहा जाता था। इन पेशवा के काल में क्या महत्वपूर्ण बात होती है, एक तो साहू जी की मृत्यु हो जाती है, जिससे एक तो पेशवा वास्तविक शासक बन जाते हैं। देखिए, बाजीराव प्रथम के समय में पेशवा के पास केंद्रित होती जाती है शक्ति, लेकिन साहू जी वास्तविक शासक रहते हैं। लेकिन बालाजी बाजीराव तक आते आते स्थिति यह बनती है कि पेशवा ही वास्तविक शासक बन जाते हैं। दूसरी क्या बात घटती है इस समय में, दूसरी बात यह होती है कि इनके काल में मराठों का जो साम्राज्य था वो बढ़ता चला जाता है और दिल्ली तक पहुंच जाता है। ये देखिए, जो मैप देख रहे हैं, ये इनके शासनकाल की कहानी कह रहा है। यहां तक कि ये जो दिल्ली तक पहुंच जाते हैं और साथ ही जो मुगल शासक था वो ये मान लिया जाता है कि वो मराठों के शरणागत है, और यही कारण है कि दिल्ली की सुरक्षा का भी दायित्व तो मराठों के पास आ जाता है। और यहीं से अहमद शाह अब्दाली के साथ मराठों की राइवलरी शुरू होती है, क्योंकि इस दौरान अहमद शाह अब्दाली बार बार दिल्ली पे आक्रमण करता था। इस वजह से मराठों के साथ उनकी प्रतिद्वंदिता बढ़ती है और इसी कारण मराठे लाहौर पर आक्रमण कर देते हैं, जहां पर अहमद शाह अब्दाली का बेटा दुर्रानी शासन कर रहा था। और जब मराठे लाहौर पे आक्रमण कर देते हैं तो उसके रिटेलिएशन में अहमद शाह अब्दाली 1761 में पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठों को हराता है। याद करिए, यूपीएससी ने एक बार मेंस में सवाल भी पूछा है कि आखिर वो क्या कारण है कि सभी महत्वपूर्ण लड़ाइयां पानीपत के मैदान में लड़ी जाती हैं। तो यहां पे थोड़ा सा देख लीजिए वो क्या कारण है। वस्तुतः एक कारण तो ये है कि जब कोई भी विदेशी शक्ति थल मार्ग से भारत पे आक्रमण करती है तो खैबर दर्रे से होते हुए वो लाहौर के मार्ग से अगर दिल्ली की ओर बढ़ेगी तो दिल्ली के पास ही किसी क्षेत्र में या किसी मैदान में लड़ाई लड़ेगी। दूसरा, दिल्ली का जो शासक है वो भी अपनी राजधानी से कुछ दूर ही लड़ाई लड़ना चाहेगा और उसके लिए खुला मैदान भी चाहिए लड़ाई के लिए। तो ऐसी स्थिति में पानीपत वो खुला मैदान देता है। साथ ही पानीपत की एक और विशेषता है वो ये कि इस क्षेत्र के आसपास कुछ लड़ाका जातियां रहती हैं, जैसे जाट हुए, जैसे गुज्जर हुए। तो इन लड़ाके जातियों को आप रेंट पर अपने साथ लड़ने के लिए तैयार कर सकते हैं। तो एक स्थिति ये भी बनती है। एक बात और होती है इस क्षेत्र में, इस क्षेत्र के आसपास वो कारीगर पाए जाते हैं जो युद्ध सामग्री बनाने में निपुण होते हैं। तो ये सारे कारण होते हैं जिस वजह से कोई भी दो शक्तियां हमेशा यहीं इसी क्षेत्र के आसपास लड़ना चाहती हैं, और यही कारण है कि जो महत्वपूर्ण लड़ाइयां हुई थी वो पानीपत में हुई थी। चलिए, विषयांतर हो जाएगा। बात हम लोग कर रहे थे बालाजी बाजीराव की कि इसी के समय में तृतीय पानीपत युद्ध होता है और उसके कुछ समय बाद बालाजी बाजीराव की यानी कि तृतीय पानीपत के युद्ध के कुछ समय बाद बालाजी बाजीराव की मृत्यु हो जाती है 1761 में ही। और उनके बाद जो पेशवा बनता है इनका पुत्र माधवराव पेशवा बनता है, जबकि पेशवा बाजीराव के छोटे भाई रघुनाथ राव को लग रहा था कि पेशवा तो उन्हें बनना चाहिए था, क्योंकि उनका मानना था कि राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, राजा का बेटा ही राजा बने ये कोई जरूरी नहीं। और यहीं से जो चाचा भतीजा की जो लड़ाई शुरू होती है माधवराव या रघुनाथ राव की, यही पृष्ठभूमि तैयार करता है प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध का। अब आगे ये होता है, एक तरफ तो माधवराव मराठों की खोई प्रतिष्ठा, जो प्रतिष्ठा खो गई थी पानीपत के युद्ध में, उसे वापस लाने का प्रयास कर रहा था। साथ ही उसे अपने चाचा रघुनाथ राय के षड्यंत्रों का भी जवाब देना पड़ रहा था, और यह दोनों काम माधवराव बखूबी तरह से कर भी रहा था। लेकिन उसी समय घटना क्या घटती है कि माधवराव की मृत्यु हो जाती है, और ऐसे में अब लगता है रघुनाथ राव को कि अब तो मुझे ही पेशवा बनाया जाएगा। लेकिन होता यह है कि पेशवा बना दिया जाता है नारायण राव को, जो कि माधवराव का भाई था छोटा और बालाजी बाजीराव का छोटा पुत्र था। ध्यान दीजिएगा, स्पेक्ट्रम जैसी किताबों में लिखा है कि नारायण राव माधवराव का पुत्र था, जबकि ये बात गलत है। नारायण राव बालाजी बाजीराव का पुत्र था, जबकि माधवराव का छोटा भाई था। तो कुल मिला के घटना ये घटती है कि रघुनाथ राव एक बार फिर निराश हो जाता है। उसे ये लगता है कि इस बार तो मेरी बहुत घनघोर बेइज्जती हुई है, और इसी खुन्नस में रघुनाथ राव नारायण राव की हत्या करवा देता है और खुद पेशवा बन जाता है। परंतु रघुनाथ राव को अब समझ लीजिएगा, रघुनाथ राव ये जो लगातार षड्यंत्र कर रहा है उसकी वजह से घटना क्या घटती है कि कोई भी मराठा जो सरदार थे इसे पसंद नहीं करते थे। और एक जो मराठा मंत्री, जो सबसे महत्वपूर्ण मराठा मंत्री थे, जिनका नाम नाना फडणवीस था, उन्होंने क्या किया, उन्होंने रघुनाथ राव को पेशवा मानने से इनकार कर दिया। और एक बार फिर रघुनाथ राव को लगा कि तो बड़ी ही मेरे साथ फिर से मेरी बड़ी बेइज्जती की जा रही है, क्योंकि नाना फडणवीस ने एक तो रघुनाथ राव को पेशवा मानने से इनकार किया, साथ ही नारायण राव के एक नवजात शिशु जो अभी
कुछ ही महीने का बल्कि 40 दिन का था, उसे पेशवा बना देते हैं। उस बच्चे को पेशवा बना देते हैं जिसका नाम सवाई माधवराव रखा गया था। अब तो रघुनाथ राव बहुत ज्यादा नाराज हो जाता है और वो हाथ जोड़ के अंग्रेजों के पास पहुंचता और कहता है कि सरकार, तब बहुत तकलीफ होती है जब आपकी योग्यता के अनुसार आपको भूमिका नहीं दी जाती है, जब लोग आपकी योग्यता को नहीं पहचान पाते हैं। और अंग्रेज तो ऐसी स्थिति का इंतजार ही कर रहे होते। ऐसे लोगों को दिलासा दिलाने में तो अंग्रेज नंबर 1 थे। ये हमने कर्नाटक युद्ध में ही देखा था। अंग्रेजों ने रघुनाथ राय से कहा, चिंता ना करो, हम तो हैं ही तुम्हारी मदद के लिए, हम तो लोगों की जिंदगी वैसे ही बना देते हैं। देखिए, इतिहास हमें ये सिखाता है जो रघुनाथ राय के केस में, कि अगर आपके अंदर इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, आपको ये लगता है कि मेरी योग्यता के अनुसार चीजें नहीं मिली हैं, तो आप किसी भी व्यक्ति के लिए एक इंस्ट्रूमेंट की तरह काम कर सकते हैं। और यही हो रहा था। अंग्रेज अब रघुनाथ राय को अपने हितों में प्रयोग करेंगे और अंग्रेजों ने यहां पर किया। अंग्रेजों ने रघुनाथ राय से कहा, चिंता ना करो, हम लोग सूरत की संधि कर लेते हैं। और दोनों के बीच में सूरत की संधि होती है, जिसमें अंग्रेजों ने कहा, हम इस उत्तराधिकार के युद्ध में तुम्हारी मदद करेंगे, बस बदले में वसीन और सालसट द्वीप हमें दे देना। और इसके एवज में अंग्रेज अपनी 2500 सैनिकों की टुकड़ी रघुनाथ राय को देने के लिए तैयार हो जाते हैं और रघुनाथ राव इस टुकड़ी के साथ आगे बढ़ता और यहीं से प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध की शुरुआत मानी जाती है। एक घटना और घटती है। कलकत्ता की काउंसिल ने इस ट्रीटी यानी सूरत की ट्रीटी को मानने से इनकार कर दिया, क्योंकि ये जो ट्रीटी हुई थी, ये जो सूरत की संधि हुई थी, ये मराठों यानी कि रघुनाथ राव और मुंबई प्रेसिडेंसी के बीच में हुई थी। तो कलकत्ता की काउंसिल यानी कि कलकत्ता का जो गवर्नर जनरल था वॉरेन हेस्टिंग, उसने इसे अस्वीकार कर दिया। कलकत्ता काउंसिल यानी वॉरेन हेस्टिंग ने इस संधि को अस्वीकार कर दिया और नाना फडणवीस के साथ एक दूसरी तरह की संधि की, यानी कि अब देखिए पुणे के मराठाओं के साथ दूसरी संधि की, जिसे पुरंदर की संधि कहते हैं, जिसमें इस बात पे मतैक्य बना कि अंग्रेज और मराठा एक दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। लेकिन जब सूरत की संधि को कलकत्ता परिषद या वॉरेन हेस्टिंग ने रद्द कर दिया तो जो मुंबई प्रेसिडेंसी थी वो बहुत नाराज हो जाती है। मुंबई या बंबई का जो गवर्नर था उसका नाम विलियम हॉर्नबाई था। उसने कलकत्ता के गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग को गुस्से में लेटर लिखा और उसने उसमें लिखा, जब हमने सूरत की संधि कर रखी थी तो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसे रद्द करने की। तो वॉरेन हेस्टिंग ने कहा, सुनो, हमें गलत अल्फाज पसंद नहीं, हम तुम नहीं आप हैं। और उसने बंबई काउंसिल को 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की याद दिलाई। देखिए, ये जो घटना हो रही है 1776 पुरंदर की संधि, और 1773 रेगुलेटिंग एक्ट बन चुका था, जिसके अंतर्गत ये बता दिया गया था कि जो बंगाल का गवर्नर है वही भारत का भी गवर्नर जनरल है। तो ऐसे में बंगाल को बाकी प्रेसिडेंसियों के ऊपर सर्वोच्चता हासिल हो गई थी। यही बात वॉरेन हेस्टिंग हॉर्नबाई को याद दिलाता है और इसके बाद हॉर्नबाई चुप हो जाता है और मामला यहां शांत हो जाता है। लेकिन इसी समय एक घटना और होती है। घटना क्या होती है उसे ध्यान से समझिएगा। अमेरिका में स्वतंत्रता संग्राम शुरू हो गया था और अंग्रेज और फ्रांसीसी एक बार फिर आमने सामने हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम में फ्रांसीसी अमेरिकन की मदद कर रहा था अंग्रेजों के खिलाफ। इसलिए अंग्रेजों फ्रांसीसियों के मध्य में तनाव बन चुका था और यह तनाव भारत में ही देखने को मिलता है। हमने देखा था जब हम आंग्ल मैसूर युद्ध पढ़ रहे थे, इसी दौरान जो अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में तनाव था, इसी के कारण अंग्रेजों ने माहे पोर्ट को ध्वस्त कर दिया था, जो कि सेकेंड आंग्ल मैसूर युद्ध की शुरुआत माना जाता है या सेकेंड आंग्ल मैसूर युद्ध के लिए ट्रिगर का काम करता है। वैसे यहां पे भी हम देखेंगे यहां क्या घटना घटती है। यहां घटना यह घटती है, इसी दौरान मराठा यानी कि नाना फडणवीस जैसे लोग फ्रांसीसियों से समझौता करते हैं ताकि फ्रांसीसी मराठा सेना का आधुनिकीकरण कर सकें। क्योंकि एक बात ध्यान रखिए, जो नाना फडणवीस थे बहुत दूरदर्शी थे और सूरत की संधि के दौरान जिस प्रकार अंग्रेजों ने रघुनाथ राव का साथ दिया था, समझ गए थे कि कुछ हो ना हो कुछ समय में अंग्रेजों के साथ हमारी लड़ाई होनी है, इसके लिए उससे हमें पहले से तैयार रहना पड़ेगा। इसीलिए नाना फडणवीस अपनी सेना का आधुनिकीकरण करना चाह रहे थे, इसीलिए उन्होंने फ्रांसीसियों से समझौता किया। साथ ही फ्रांसीसियों को अपने कुछ पोर्ट भी दिए थे इन्होंने। तो ये सारी बात हेस्टिंग कहां स्वीकार करने वाला था। उसने कहा कि ये सारी बातें तो पुरंदर की संधि का वायलेशन है, यानी पुरंदर की संधि को आप वायलेट कर रहे हैं, आप उसको तोड़ रहे हैं। और ऐसा कहकर वो पुरंदर की संधि का पेपर फाड़ देता है और बंबई काउंसिल को निर्देश देता है कि जाइए और पेशवा से युद्ध करिए। और बंबई काउंसिल तो ये चाहती ही थी, क्योंकि बंबई काउंसिल तो पेशवा से युद्ध करना ही चाहती थी।
क्योंकि बंबई काउंसिल का हित ये था कि वो पुणे के आसपास वाले कुछ क्षेत्रों को पेशवा से लेना चाह रहा था, ठीक है। तो इसीलिए बंबई पहले से ही पेशवा से लड़ना चाह रहे थे। और सूरत की संधि क्या थी? एक्चुअली सूरत ट्रीटी वॉज ऑल अबाउट इट कि कैसे अंग्रेज पुणे से लड़ जाएं, अंग्रेज पेशवा से लड़ जाएं। तो जैसे ही वॉरेन हेस्टिंग निर्देश देता है बंबई काउंसिल को, तो उनकी तो बाछें खिल जाती हैं और वो मराठाओं से युद्ध को तैयार हो जाते हैं और मराठाओं से युद्ध वो शुरू कर देते हैं। लेकिन इस बार मराठाओं का नेतृत्व महादजी सिंधिया जैसे एक बहुत शक्तिशाली मराठा सरदार कर रहे थे। ये वही सिंधिया हैं जो ग्वालियर पर जिनका अधिकार था, ये वही सिंधिया हैं। और इस युद्ध में जो बंबई की काउंसिल है, जो बंबई में जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, वो बुरी तरह हार जाती है और इसके बाद उन्हें विवश होकर बड़गांव की संधि करनी पड़ती है। बड़गांव की संधि किसके बीच में होती है? बंबई और पेशवा के मध्य। हालांकि संधि करते वक्त बंगाल काउंसिल को पता था कि भैया वॉरेन हेस्टिंग उनकी इस संधि को मान्यता नहीं देगा, क्योंकि वॉरेन हेस्टिंग को हार बर्दाश्त नहीं होती है। क्योंकि याद करिए, जब सेकेंड एंग्लो मैसूर युद्ध में भी बराबरी की स्थिति में मद्रास काउंसिल ने टीपू से समझौता किया था, यानी जब मैंगलोर संधि की थी, तब भी वॉरेन हेस्टिंग नाराज हो रहा था। और ये बात बंबई को बहुत अच्छे से पता थी कि अब्बा नहीं मानेंगे, और होता भी यही है। हेस्टिंग बड़गांव की संधि को स्वीकार नहीं करता है और बंगाल से 2 दलों को भेजता है। एक दल पोफम के नेतृत्व में ग्वालियर की ओर तथा दूसरा गाडार्ड के नेतृत्व में पुणे की तरफ। जहां गाडार्ड की बात करें तो बड़ौदा के गायकवाड़ को तो हरा देता, परंतु पुणे से हारकर वापस उसे लौटना पड़ता है। और वहीं पोफम ग्वालियर को हरा अंग्रेजों को महत्वपूर्ण सफलता दिलाता है। इससे होता यह है कि पेशवा का जो सबसे महत्वपूर्ण सेना नायक था, यानी महादजी सिंधिया, जो ग्वालियर का प्रशासक था, उसे अंग्रेज न्यूट्रलाइज कर ले जाते हैं। यानी कि अब वो अंग्रेजों से लड़ाई नहीं लड़ेगा, ये स्थिति अंग्रेज क्रिएट कर लेते हैं। सिर्फ लड़ाई नहीं लड़ेगा यही नहीं, ग्वालियर को अंग्रेजों और पेशवा के मध्य एक मध्यस्थ की भूमिका में भी ले आते हैं अंग्रेज। और इसी के बाद एक पुनः संधि होती है पेशवा और अंग्रेजों के बीच, जिसे सालबाई की संधि कहते हैं। इस संधि के अनुसार दोनों ही, यानी कि अंग्रेज और मराठा, एक दूसरे के विजित क्षेत्र छोड़ देते हैं, यानी कि जिन्होंने अपने अपने जो एरिया एक दूसरे के जीते थे वो वापस कर देते हैं। हालांकि अंग्रेजों के पास सालसेट तथा एलिफेंटा द्वीप रह जाते हैं। साथ ही जो रघुनाथ राव था, जिसकी सहायता बंबई और अंग्रेज कर रहे थे, उनका साथ अंग्रेज छोड़ देते हैं और पेशवा उस रघुनाथ राव को पेंशन देने पर सहमत हो जाते हैं। और अंग्रेज भी माधव राव, यानी कि सवाई माधव राव को पेशवा मानने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये वही सवाई माधव राव है, नारायण राव का पुत्र, जिन्हें नाना फडणवीस ने पेशवा बनाया था। और अंत में ये दोनों इस बात पर भी सहमत होते हैं कि एक दूसरे तो नहीं झगड़ेंगे और सिर्फ मैसूर पर ध्यान देंगे, क्योंकि मैसूर मराठाओं और अंग्रेज दोनों का ही संयुक्त रूप से दुश्मन था। तो इस तरह से सालबाई की संधि के साथ ही प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध को समाप्त माना जाता है। और इस संधि की वजह से अगले 20 वर्ष तक अंग्रेज और मराठा, उनके बीच में शांति बनी रहती है। अब तक इस लेक्चर में आपने कई प्रकार की संधियां पढ़ ली होंगी। अब इसे एक बार समराइज कर लेते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। पहली जो संधि होती है वो सूरत की संधि होती है, बंबई काउंसिल और रघुनाथ राव के बीच में। याद कीजिए, जब रघुनाथ राव को बंबई काउंसिल कहते हैं कि हम आपको पेशवा बनाएंगे, लेकिन इस संधि को कलकत्ता काउंसिल यानी कि वॉरेन हेस्टिंग मानने से इनकार कर देता है और वो पेशवा के साथ पुरंदर की संधि करता है। हालांकि उस संधि को खुद ही थोड़े दिन में अमान्य घोषित कर देता है, जब नाना फडणवीस ने फ्रांसीसियों की मदद कर ली थी और वो बंबई काउंसिल से युद्ध करने की बात करता है। और जब बंबई काउंसिल मराठाओं से युद्ध करती है और हार जाती है, तो एक फिर संधि होती है, वो बड़गांव की संधि होती है, जो बंबई काउंसिल और मराठाओं के बीच में होती है। इस संधि को फिर से कलकत्ता काउंसिल मानने से इनकार कर देता है और अपनी सेनाएं भेजता है। और उसके बाद जो संधि होती है उसे सालबाई की संधि कहते हैं। और यही सालबाई की संधि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के समाप्ति का कारण बनती है और अंग्रेजों और मराठों के बीच में अगले 20 साल तक शांति का कारण बनी रहती है। अगले लेक्चर में हम सेकेंड और थर्ड एंग्लो मराठा वॉर की बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।